साथियों, आपको वर्ष 2019 का इलेक्शन याद होगा। 19 के इलेक्शन के बाद पत्रकारिता में एक प्रकार की लहर चली, जिस पत्रकारिता में कुछ ऐसे पत्रकार सामने आए जिनके बारे में लोगों का कहना था कि ये केवल सरकार की ही बातें करते हैं, और ऐसे पत्रकार मोदी जी के कारण गोदी पत्रकार की श्रेणी में रखे जाने शुरू हुए। लोगों ने कहा कि इस तरह के न्यूज चैनल्स भी काफी सारे हो गए हैं जो केवल सरकार की ही तारीफ में काम करते हैं। ऐसे में किसान आंदोलनों के अंदर किसान आंदोलन जब हुए तो ऐसे पर्टिकुलर न्यूज हाउसेस को गोदी मीडिया कहकर इनका बायकॉट किया गया। कहा गया कि हमारी खबर तो कम से कम आप लोग मत ही कवर कीजिए। ठीक है, ये पूरी तरह से आंदोलन चलते रहे। आंदोलनों के बावजूद न्यूज मीडिया का ये जो धड़ा था, जो सरकार के पक्ष के लिए जाना जाता था, इसके विपक्ष में एक और अपोजिशन में एक और मीडिया डेवलप होने लगा जो इस तरह के आंदोलन और सरकार की खिलाफ या सरकार के बारे में ऐसी जानकारियां जो जनता को पता होनी चाहिए, जो सरकार के लिए शायद थोड़ा सुनने में कटु हो, उन्हें प्रदर्शित करना शुरू करी। ऐसे के चलते भारत की मीडिया की साख पर काफी सारे प्रश्न उठने लगे और भारत की जो मीडिया की रैंकिंग है वो 176 में 159वें स्थान पर आ गई। इसी बीच में निकलकर आया YouTube। हालांकि YouTube पहले से था, लेकिन YouTube और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये वो प्लेटफॉर्म्स निकलकर आने लगे जहां पर लोग अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ या फिर ये कहिए कि बिना किसी रोक टोक के अपनी अभिव्यक्ति देना शुरू किए। YouTube पर अभिव्यक्ति के चलते कई ऐसे चैनल्स बन गए जो कि पत्रकारिता के लिए YouTube का माध्यम उपयोग कर रहे थे। उनके माध्यम से प्रॉपर पत्रकारिता वाया YouTube की जा रही थी। बहुत से ऐसे पत्रकार निकलकर आए जो कि सरकार के खिलाफ खुलेआम कंटेंट बना रहे थे। 2019 से 24 के बीच में एक पर्टिकुलर ऐसा धड़ा क्रिएट होने लगा जिसमें से कई मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल से निकले हुए पत्रकार YouTube पर आकर अपनी पत्रकारिता कंटिन्यू करने लगे। फिर चाहे अभिसार शर्मा हो, फिर चाहे रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो और भी बहुत सारे ऐसे मेन स्ट्रीम पत्रकार, चाहे संकेत उपाध्याय हो, जो अपना मेन स्ट्रीम चैनल छोड़कर YouTube पर पत्रकारिता शुरू करने लगे। इसी पत्रकारिता में बहुत अच्छे से वो सारे कार्य किए जाने लगे जिन कार्यों को करना वो संभवतया उन चैनलों पर चाहते थे जिन्हें टैग कर दिया गया था कि ये पर्टिकुलर किसी कंपनी के हैं या फिर सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन सरकार को संभवतया यह बात रास नहीं आई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, एक तो सरकार की खिलाफत हो रही थी। सरकार को लगता था कि ये लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जो बदनाम हो रहा था गोदी पत्रकारिता के चलते, उनकी व्यूअरशिप में भी लगातार गिरावट आ रही थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत से लोग मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर YouTube पर न्यूज एनालिसिस सुनने लगे थे। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संभवतः मुझे उस न्यूज चैनल को छोड़कर सुन रहे होंगे। मेरे जैसे लोगों को लोगों ने सुनना शुरू किया। बहुत सारे पत्रकारों को लोगों ने न्यूज चैनल्स को छोड़कर अब YouTube पर सुनना शुरू किया। इसके चलते मेन स्ट्रीम जो न्यूज मीडिया है उसकी व्यूअरशिप घटने लगी, और घटने लगी तो उनके भी राजस्व में कमी आई। तो संभवतः उन्होंने भी सरकार से कहा होगा कि प्रभु, हम तो आपकी भक्ति में लगे हैं और आपकी भक्ति के बावजूद हम पर तो इतनी सख्ती, और वो लोग खुलेआम आपके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, और तो और आपके खिलाफ नैरेटिव भी बिल्ट कर रहे हैं। और उस नैरेटिव के बिल्ट होने का परिणाम सरकार ने इस बार के इलेक्शन में देख भी लिया, जिस पर जब चुनाव परिणाम आए तब मैंने आपके सामने सेशन किया था और बताया था कि लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव रहा। मैंने बताया था कि अपने ही हथियार से हारी है बीजेपी। मैंने इस पर एक प्रॉपर सेशन किया है आज से 2 महीने पहले। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को यह तो समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक जो बातें पहुंच रही हैं वो बातें ज्यादा फेयर हैं, वो ज्यादा स्पष्टता के साथ पहुंच रही हैं, सही को सही और गलत को गलत कहा जा रहा है, और इससे सरकार की साख पर असर पड़ रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार के द्वारा हाल ही में हुए चुनाव परिणाम के मद्देनजर एक बिल मार्केट में तैरा दिया गया, और वो बिल इसी प्रकार के सोशल मीडिया कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए था। YouTube हो या फिर अन्य प्लेटफॉर्म्स, इन्हें कंट्रोल करने के लिए वर्ष 2023 के अंत में ब्रॉडकास्टिंग बिल ड्राफ्ट करके डाल दिया गया। यहां ध्यान से समझने की बात यह है कि 2023 के अंत में आ गया तो फिर 24 में चर्चा क्यों हो रही है?
2023 के अंत में इसकी ड्राफ्टिंग आई थी। मतलब यह था कि इस बिल को लोकसभा में अथवा राज्यसभा में टेबल नहीं किया गया था, इसे जनता के सामने उनकी राय मांगने के लिए छोड़ा गया था कि आपकी राय के अनुसार क्या किया जा सकता है। हम तो कुछ इस प्रकार से सोचते हैं। सरकार के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया। इस पर जब यह बिल लास्ट ईयर 2023 में आया, उस समय भी मैंने एक सेशन किया था आपके सामने, और उस सेशन में था कि अब ओटीटी और ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रेगुलेट करेगी सरकार, क्योंकि इस बिल में जो 2023 में लाया गया था उसमें ऑनलाइन करंट अफेयर्स, जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, इस तरह के वीडियोस पर भी सरकार अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्लानिंग बना रही थी। सरकार का एक उद्देश्य है और वो आज भी वैलिड है, जिसमें सरकार ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास एक संख्या से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, उन्हें बिल्कुल न्यूज मीडिया हाउस की तरह ट्रीट करने की तैयारी चल रही है। उन पर उतने ही प्रकार के रेगुलेशंस लगाने की तैयारी हो रही है जैसे किसी न्यूज चैनल पर होते हैं। इन्हीं के चलते वर्ष 2023 में जब यह बिल पहली बार पब्लिक डोमेन में आया था प्रतिक्रिया के लिए, तब हमने आपके सामने नवंबर में ही यह वीडियो बनाया था। यह नवंबर 14, 2023 को पीआईबी की कटिंग है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023 का जिक्र है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यह बिल लाया गया, जिसका उद्देश्य था कि कंसोलिडेटेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टर सेक्टर, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी फॉर एडहेरेंस टू प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट कोड, ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल टू रिप्लेस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, एक्सेसिबल मेजर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इन मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए यह बिल लाया तो गया था, लेकिन इस बिल के पीछे का जो असल उद्देश्य था वो कहीं और व्यापक था। सरकार के खिलाफ उत्पन्न हो रही आवाज, या फिर यह कहा जाए सरकार की तरफ से अगर कोई पक्ष लेता है तो सरकार का कहना है कि मीडिया पर तो इतने रेगुलेशंस हैं, लेकिन जो लोग खुलेआम इस तरह की बातें परोस रहे हैं जो गलत भी हो सकती हैं, फेक भी हो सकती हैं, उन्हें कोई रेगुलेट कैसे करे, इसके लिए हम लोग रेगुलेशन बिल लाने की बात कर रहे हैं। 2023 बीतता है, चुनाव आते हैं, चुनाव के अंदर इस बिल का जिक्र खत्म हो जाता है। अगस्त में यह फिर से खबर सरफेस होने लगती है, और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इस ड्राफ्ट को अभी के लिए विड्रॉ कर लिया गया है। यानी जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में लाया गया था उसे वापस ले लिया गया है। यह कारण है कि हम आज आपके सामने इस सेशन को कर रहे हैं। यानी जो 6 महीने पहले खबर आपके सामने, या फिर 8 महीने पहले जो खबर आपके सामने हमने पेश की थी कि जनता के सामने उनकी राय मांगने के लिए एक बिल रखा गया है, उस बिल को सरकार ने वापस ले लिया है बिना राय लिए ही। बोले इसमें अब कुछ जरूरी परिवर्तन करके फिर से पब्लिक करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस बिल को पीछे लेने का कोई बड़ा कारण रहा होगा। जनता को ऐसी कोई बात पता चली होगी या फिर ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई होंगी जिनका परिणाम यह निकला कि सरकार को अपना यह बिल विड्रॉ करना पड़ा। आइए अब इस चीज को डिटेल में जानते हैं कि क्यों सरकार के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 वापस से विड्रॉ करना पड़ा। यहां पर वो तमाम सुर्खियां हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मंत्रालय की तरफ से इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया है, और उन लोगों से कहा गया है कि 24 से 25 जुलाई के बीच में जो हार्ड कॉपी दी गई थी ड्राफ्ट की कुछ लोगों को, वो लोग आकर इसे वापस कर दें। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हुआ क्या, नवंबर में 2023 के अंदर ब्रॉडकास्टिंग बिल आया, हमने इसके ऊपर जानकारी दी और कई और YouTube चैनल्स ने भी इस बारे में जानकारी दी। शुरुआत में बहुत कम लोगों को यह समझ में आया था कि इसके अंदर क्या परेशानी है। धीरे धीरे ये जानकारी लोगों के बीच में फैलना शुरू हुई तो ये समझ में आने लगा कि YouTube पर जो करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे लोग हैं या हमारी तरह जो न्यूज़ एनालिसिस कर रहे लोग हैं, उन सबको इसके एम्बिट में लाया जाएगा और ला करके उन्हें भी न्यूज़ चैनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। न्यूज़ चैनल की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि उनका कोई भी कंटेंट अगर पब्लिक हो रहा है तो उसे पहले कंटेंट की एक इवैल्यूएशन टीम से पास होकर जाना होगा। तमाम प्रकार के उपबंध, अगर गलती कर दी तो 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक की पेनल्टी लगाने का प्रावधान, क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करने का प्रावधान, तमाम प्रकार की चीजें उसके अंदर डाली जा रही थी। धीरे धीरे ये चीजें फैलने लगी। खैर, चुनाव के अंदर इसको गायब कर दिया गया। फिर से एक ड्राफ्ट जो कि रीड्राफ्टेड था, वो पिछले महीने 24 से 25 जुलाई के बीच में सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में डाला गया। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे
ऐसे क्यों किया गया? सरकार चाहती तो डायरेक्ट बिल ले आती, नहीं। बिल लाने का सबसे आसान तरीका यह होता है जो आप देख रहे हैं कि जाकर संसद में पटल पर रख दिया, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। सरकार जब भी कोई नए कानून ला रही होती है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसके लिए स्टेक होल्डर्स से, स्टेक होल्डर्स बोले तो जिनके हित इससे प्रभावित होंगे, उनके बीच में जाकर के उनकी राय लेती है। राय लेने की एक जरूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, लेकिन इस राय लेने की प्रक्रिया में कहीं उन लोगों को पता चल गया जिनके खिलाफ लाया जा रहा है, तो वो तो फिर बवाल खड़ा कर देंगे। इस बार भी कहा जा रहा है कि मंशा सरकार की यही थी। 24-25 जुलाई के बीच में कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में बकायदा वाटर मार्क लगा के, जैसे हम अपने नोट्स पर वाटर मार्क लगाते हैं, ऐसे वाटर मार्क लगा करके ये बिल कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया गया था 24-25 जुलाई के बीच में। अब उसी बिल को वापस भी ले लिया गया है। 14 अगस्त के दिन आप ये खबर सुन रहे हैं कि 12 अगस्त के दिन उसको वापस मंगा लिया कि भाई ले आओ, तुम्हारे को छुपछाप दिया था लेकिन तुम लोगों ने इसे पब्लिक कर दिया है। तो अब बड़ा सवाल यह बना कि ऐसा क्या पब्लिक हो गया था? तो पब्लिक ये हो गया था कि इस बार जो बिल पब्लिक मतलब जनता को दिया गया था ना, वाटर मार्क लगा के, किसी ने अगर कहीं भी किया तो पता चल जाएगा कहां से लीक हुआ है। अब वो जो चीज जानकारी लोगों के बीच में निकलकर आई इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंदर, पता चलता है कि सरकार की जो मंशा थी वो मंशा असल मायने में चुनिंदा प्रकार से, चुनिंदा छोड़िए, एक प्रकार से जो ऑनलाइन सेक्टर में काम हो रहा है, यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो पत्रकारिता हो रही है, जो एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जनता अपनी बात रख रही है, जिसके चलते सरकार को जबरदस्त नुकसान 2024 के इलेक्शन में हुआ है, उस नुकसान को सरकार काउंटर करने की तैयारी कर रही है। उस तैयारी की बातें इस बिल के अंदर निकल के आना शुरू हुई। ऐसे में इसका विरोध होना शुरू हुआ। विरोध के लिए सरकार के खिलाफ बकायदा अपोजिशन भी आया और वो लोग भी आए जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करते हैं और साथ में कंटेंट क्रिएशन के लिए अपना एक संगठन बनाकर, समूह बनाकर चलते हैं। 2023 में जब ये बिल आया था तब इसकी बातें हमने आपसे उस समय कर दी थी, लेकिन 2024 के अंदर जो जानकारी आई वो किसी को पता नहीं चली। 2023 में तो प्रॉपर 6 चैप्टर, 48 खंड और 3 अनुसूचियां लगाई गई थी, लेकिन 24 का जो ड्राफ्ट था, जो कि अब मंत्री बदल चुके थे, तो ये जो ड्राफ्ट लोगों के पास आया, ये कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के पास आया और लोगों के पास जब ये आया तो आकर के ये बिल धीरे धीरे लोगों के बीच में सर्कुलेट होने लगा तो लोगों ने अपनी तरफ से इस जानकारी को और लोगों से साझा करना शुरू किया। तो मैं जहां से ये बिल आया वहीं से शुरू करता हूं, 2023 से ही देखना शुरू करिए। 2023 में सबसे पहले नवंबर को यह बिल पीआईबी की कटिंग में आप देख सकते हैं आया, सबसे पहली बार पीआईबी में आया। फिर हमने इसके ऊपर न्यूज करी, इसके ऊपर हमने आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दी। अनुराग ठाकुर जी ने इसके बारे में बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके बारे में ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात की गई। कहा गया कि हम किस प्रकार से आने वाले समय में काम को करने वाले हैं। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को एक नए तरीके से रेगुलेट करने का हम बिल लेकर आ रहे हैं और उस बिल के अंदर कंटेंट रेगुलेट करने के लिए समिति बनाने का प्रावधान है, जिसमें कहा गया कि यह कंटेंट सेल्फ कंटेंट रेगुलेशन की मूल्यांकन समितियों और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी को ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में बदलेगा, जिससे डिसीजन फास्ट लिए जा सके और साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी संबोधित करेगा। इसमें कहा गया कि ऑपरेटर और प्रसारकों के लिए सलाह, चेतावनी, निंदा या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड का प्रावधान किया गया है। श्रृंखलाबद्ध अपराधों के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाओं को वहन करने का प्रावधान है। इस प्रकार से, मतलब ये काफी भारी भारी से शब्द हैं, कुल मिलाकर ये समझिए कि इन भारी शब्दों का मूल तत्व ये है कि जो ब्रॉडकास्टिंग थी उसे एक रेगुलेशन करने का कानून लाया गया। क्योंकि अब दूसरी चीज आ चुकी है, इसलिए टू द पॉइंट मैं वहां पहुंचूंगा। इस पर सरकार ने फीडबैक मांगने शुरू किए। सरकार के फीडबैक मांगने का समय आया, लेकिन इसी बीच में इलेक्शंस आ गए। इलेक्शन के बाद में समय आता है 27 जुलाई का। 27 जुलाई की आप ये कटिंग देखते हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा में ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल पर अपनी तरफ से एक जवाब देते हैं टीएमसी के एमपी जवाहर सरकार को, और वो कहते हैं कि अभी भी यह बिल ड्राफ्टिंग फेज में है। क्योंकि यहां पर इनसे सवाल पूछा गया था, अश्विनी वैष्णव जी जो वर्तमान में आईबी मिनिस्टर हैं, इनसे पूछा गया था और इनसे पूछा गया था कि सर जरा बताइए कि जो अभी तक आपने, मतलब ये जो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के बिल लाने की बात हो रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मेन कंसर्न रेज्ड बाय द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, द नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एंड सेवरल अदर रिगार्डिंग द प्रपोज्ड ब्रॉडकास्टिंग बिल
गवर्नमेंट रेस्पॉन्स इनसे पूछा गया, सरकार के द्वारा केवल जवाब में यह कहा गया कि अभी भी यह जनता के बीच में रिप्लाई के लिए रखा हुआ है। कोई बात नहीं साहब, राज्यसभा के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को तलाशते हैं तो यह क्वेश्चन पता चलता है कि यह जनता के बीच में अभी भी सलाह के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है साहब, फिर से यह सवाल एक बार और पूछा गया और जब सवाल पूछा गया तो सरकार ने 2 अगस्त के दिन पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भी यही कहा कि अभी भी यह लोगों के बीच में डिस्कशन के लिए चला हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। जवाहर सरकार के द्वारा इस पर ट्वीट करते हुए लिखा गया, मोदी गवर्नमेंट जो है वो ट्रुथ को छुपा रही है। क्यों? बोले कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन विद बिजनेस हाउसेज एंड स्टेक होल्डर्स के साथ सरकार ऑलरेडी सीक्रेटली कुछ डॉक्यूमेंट्स और ड्राफ्ट सर्कुलेट कर चुकी है, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसके बारे में वो मना कर रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी है। सवाल में ऐसा क्या पूछा जा रहा था? असल में सरकार मतलब ये जो व्यक्ति हैं जवाहर सरकार, इन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि वेदर गवर्नमेंट हैड रिवाइज्ड द ब्रॉडकास्टिंग बिल, क्या सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल को रिवाइज कर दिया है? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं और डिजिटल मीडिया को इसके अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ओटीटी एंड डिजिटल मीडिया को एग्जम्प्ट किया जाएगा क्रिमिनल पेनल्टीज से अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलती हैं? या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी जो प्री सर्टिफाई कंटेंट बिफोर ब्रॉडकास्ट है उसके बारे में कोई प्लान चल रहा है? कुल मिलाकर के यहां पर सवाल पूछे गए और कहा गया कि क्या वाकई में कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या कि कंटेंट क्रिएशन करने वाले जो लोग हैं उन्हें न्यूज एंड करंट अफेयर्स को भी इसी के अंदर कवर कर लिया जाएगा? ये तमाम प्रकार के सवाल यहां पर पूछे गए। जब सवाल पूछे गए तो फिर यह बात स्वाभाविक रूप से निकल कर आने लगी कि सरकार की कुछ मंशा तो चल रही है जिससे कि वो यूट्यूबर्स के ऊपर और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने का प्लान कर रही है। यह सुर्खी बनी 7 अगस्त के दिन। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024 जो पब्लिश किया गया पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लास्ट नवंबर में, उसका रिवाइज्ड वर्जन हाल ही में कुछ लोगों के पास हाथ लग गया था, उसके चलते ज्यादा कियास क्रिएट हो गया। मतलब विचार करिए कि सरकार नवंबर में जो बिल लेकर आई थी उसे रिवाइज कर देती है और रिवाइज करके फिर से जनता के बीच में रख देती है, और लेकिन उन सब लोगों के बीच में नहीं रखा जाता जो लोग वाकई में प्रभावित होंगे। कुछ चुनिंदा लोगों को दे दिया जाता है ताकि यह कहा जा सके कि हां हम पब्लिक डोमेन में गए थे। यह बात लेकिन जनता को पता चल जाती है, न्यूज चैनल्स को पता चल जाती है, उन पत्रकारों को पता चल जाती है जिनके हित इससे प्रभावित होने वाले थे। ऐसे में जब यह जानकारी बाहर निकल कर आती है तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लोग एकत्रित होकर जनता को जागरूक करने लगते हैं, सरकार से सवाल पूछने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लोगों की आवाज दबाने के लिए क्यों आप प्लान करते हैं, क्यों आप YouTube, Instagram और X जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने स्तर पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रभावित होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो जो आप टीवी मीडिया देखते हैं वो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 से रेगुलेट होता है, लेकिन अब जो कार्य किया जा रहा था वो उन लोगों के लिए था जो कि टीवी पर दिखाई नहीं देते, वो अब यूट्यूब पर दिखाई देते हैं। यूट्यूब पर जो कंटेंट था इसके लिए पवन खेड़ा जी का भी ट्वीट आया, सरकार से कुछ बेहतरीन पॉइंट्स में ये सारी बातें रखी गई। क्या रखा गया? रखा गया कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल जो डायरेक्ट थ्रेट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला, सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार स्पीच और रेस्ट्रिक्ट करेगी उनकी फ्री स्पीच को। बिल आने वाले समय में कुछ ऐसे वीडियोस या फिर पॉडकास्ट या फिर कुछ ऐसे राइटिंग्स जो करंट अफेयर्स के बारे में हैं उन्हें डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर कैटेगरी के अंदर डाल देगी, जिसकी वजह से अननेसेसरी रेगुलेशन हो जाएगा कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर जो कि अभी इस काम को थोड़े बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आज अधिकांश YouTube पर कंटेंट बनाने वाले जो लोग हैं वो मुश्किल से 2-4 लोगों की टीम लेकर कंटेंट बना रहे होते हैं। वो होते हैं कैमरा पर्सन होता है, एडिटर होता है, 1-2 लोगों की कंटेंट रिसर्च टीम होती है, मुश्किल से 5-7 लोगों की एक टीम होती है जिससे कंटेंट क्रिएशन किया जा रहा होता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपके कंटेंट को इवैल्यूएट करने के लिए एक कमेटी बनाइए तो 2 बहुत बड़ी चुनौतियां बन जाएंगी। उदाहरण के लिए अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं
तो ये सारा सेशन आप लाइव सुन रहे हैं, भविष्य में लाइव हो ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार का कहना है कि लाइव करने से पहले इस जानकारी को उस कमेटी को दिखाइए, उस कमेटी से चेक कराइए जो इस बात को प्रूव कर दे कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। जब वो इसको प्रूफ कर देगी कि हां ये सही है, तभी इसे पब्लिश किया जा सकेगा। तो एक प्रकार से कमेटी का टाइम बढ़ जाएगा। नंबर दूसरा, ये जो बनने वाली कमेटी है इसकी तनख्वाह भी उस कंटेंट क्रिएटर को ही देनी होगी जो अपना चैनल चला रहा है, जिसे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर कहा जाएगा। नंबर तीसरा, उस व्यक्ति को जिसके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है और एक प्रकार से उस कमेटी में कौन लोग होंगे, सरकार के द्वारा अभी इसकी गाइडलाइन नहीं दी गई है। हो सकता है कि उस अपेंडिक्स में यह लिख दिया जाए कि उस कमेटी में उस शहर का या उस क्षेत्र का कोई सरकारी आदमी या फिर कोई सरकारी अधिकारी उसमें बिठाया जाए। हो सकता है बहुत सी कमेटियां ऐसी होती हैं जो कि बनाई प्राइवेट तरीके से जाती हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक अधिकारी डाल दिया जाता है। अब ऐसे में अगर कोई अधिकारी उसमें बिठा दिया तो कंटेंट तो किसी भी समय लाइव हो सकता है, लेकिन अगर कोई कमेटी का बीच में व्यवधान आ गया और कमेटी पहले से ही कुछ चेक करके डालने लगी, तो यह निश्चित ही आप फिर उस अधिकारी के पीछे चक्कर काट रहे हो। वो आज कर रहा है, कल कर रहा है, और फिर कहीं ना कहीं संभव ऐसा भी है कि फिर एक भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खुलकर आ जाए, या फिर ये हो कि आपके कंटेंट को पब्लिश करने की आपकी जो रूटीन है वो टूट जाए। क्योंकि आज YouTube पर आप इस सारे कंटेंट को क्यों सुन और देख पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है इस बात का कि मुझे इतनी मिनट में यह बात खत्म करनी है। मुझे इस बात का प्रतिबंध नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रकार से काम करना है, मुझे यह बोलकर काम करना है, मुझे बिना हिले चलना है, मुझे लाइन पढ़ के चलना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने स्तर पर आपको समझाते हुए चलता जा रहा हूं। लेकिन यदि यह बिल आता है तो इसके साथ में तमाम प्रकार के ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, और अगर नहीं माना गया तो फिर इसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। पेनल्टी के प्रावधान के लिए तरीके रखे गए हैं। पहले डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर यानी कि मेरे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें पहले ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। वो अगर किसी बात की परेशानी दूर नहीं कर पाता तो फिर उससे ऊपर एक और आदमी बिठाना पड़ेगा। 3 स्तरीय, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कहानी है, कुछ वैसा हर प्लेटफॉर्म को करना पड़ेगा। तो आप विचार कीजिए कि ये कितना टफ टास्क हो जाएगा, और ऐसे में जिनके पास संसाधनों का अभाव है वो इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, और जब वो नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। रिक्वायरिंग ऑनलाइन क्रिएटर्स टू एस्टैब्लिश कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी एंड प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप। तो एक प्रकार से ये वाली जो चीज सरकार की तरफ से रखी गई, इसके ऊपर यहां पर प्रॉपर बात रखी गई। बिल इंपोज हैवी रेगुलेटरी बर्डन on small content creators, treating them like large media corporations. Many independent journalists lack resources to comply. ये जो बात मैं आपको समझा चुका हूं। Content creator who monetize their platform face the same stringent regulation as traditional broadcasters. जैसे मेन टीवी चैनल को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर की तरह इन्हें ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर बिल के अंदर सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ट्रांसपेरेंटी और इंक्लूसिविटी को इसके अंदर काउंट नहीं किया गया। कुल मिलाकर के सरकार का यह बिल उन लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने की तैयारी में था, जिसके चलते सरकार को लगता है कि उनके खिलाफ कुछ लोग खुलेआम बोल रहे हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न ये है कि सर, जब टीवी पर रेगुलेशन है कि वहां पर कोई भी किसी तरह की बात नहीं बोल सकता, उस पर एक्शन हो सकता है, तो फिर मीडिया पर क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यदि ये बिल ना भी आए तो भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हम पर लागू होते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? अगर कोई भी बात किसी भी प्रकार से डेरोगेटरी है, देश के विभाजनकारी है, इस प्रकार की कोई घटना है जिसकी वजह से देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचता है, तो ऐसे में देश के वो सारे कानून उन लोगों पर भी लागू होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अपना कंटेंट परोस रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी बोलकर निकल गए। आज भी जबकि कोई रेगुलेटरी कानून नहीं है, उसके बावजूद भी हर व्यक्ति जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो तमाम प्रकार की लिटिगेशंस का सामना कर सकता है, और करता भी है। तमाम प्रकार के क्रिएटर्स के ऊपर तमाम प्रकार के केसेस चल रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि एक पर्टिकुलर
कई प्रकार का बोझा जो डालने का प्रयास किया जा रहा है डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर उन्हें बना करके, क्या उसमें कोई पत्रकार सरवाइव कर पाएगा या कोई कंटेंट क्रिएटर सरवाइव कर पाएगा, या फिर वो बंद हो जाएगा? पता नहीं इसमें भला किसका है। सरकार का तो साफ दिख रहा है कि सरकार को लगता है कि लोग कुछ कम हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जो न्यूज चैनल्स हैं उनका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको लोगों ने देखना जो बंद कर दिया है। ऐसे में ये जो सेंसरशिप की तैयारी है, इसके खिलाफ अपोजिशन भी है और इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूज चैनल पत्रिकाएं भी इसके खिलाफ निकलकर आ गई हैं। यानी डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर बनाने की जो तैयारी है उसके खिलाफ लोग अब प्रॉपर तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा अगर होता है तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो क्रिमिनल लायबिलिटी लादी जाएंगी उसके चलते बहुत सी चीजें अटक जाएंगी। एक बार के लिए और समझ लीजिए, यहां पर न्यूज पब्लिश करने वालों को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर के रूप में जाना जाएगा। साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जो कि इन सब चीजों को रेगुलेट करेगा, तमाम प्रकार के डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स को। ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नई रेगुलेटरी, जैसे सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऐसी एक अथॉरिटी होगी और वो इस बिल के जुड़े हुए जो इंप्लीमेंटेशंस हैं और उनको रेगुलेट कराने का काम करेगी। और सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टियर सिस्टम को क्रिएट करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी होगी और ये इवैल्यूएशन कमेटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले कंटेंट का पहले कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी करेगी कि ये मटेरियल जा रहा है, इसका हमने सर्टिफिकेट दे दिया। हां, जैसे कि आज आप देखते हैं कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई फिल्म आती है या फिर न्यूज उसमें पिक्चर हॉल में जब कोई फिल्म आती है तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है जो सेंसर बोर्ड द्वारा दिया जाता है। कुछ वैसा ही कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी एक सेंसर सर्टिफिकेट जारी करेगी और कहेगी कि हां, अब आप इस कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। विचार करो, आप लोगों को कई बार हमने बहुत सारी खबरें जैसे ही घटित हुई उसके कुछ ही घंटों के अंदर बताई हैं, उसमें कंटेंट बनता भी है, बनकर तैयारी भी होती है और आप तक आना भी होता है। ऐसे में अगर ये कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी जो सर्टिफिकेट जारी कर रही है, जस्ट लाइक सेंसर बोर्ड की तरह अगर ये कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी अगर अपनी जांच करके और वो रिपोर्ट सर्टिफिकेट देने लगी तो आपको लगता है कि कंटेंट पहुंच पाएगा? इसके चलते बहुत सारे लोग वैसे ही धराशायी हो जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट प्रोवाइडर्स और व्यूअर्स के बीच में एक पारदर्शी और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम तैयार करने का प्रावधान है। कुल मिलाकर के आसान भाषा में यह समझिए, इतनी भारी भरकम लाइनों का मीनिंग इतना सा है, कुल मिलाकर कंट्रोल करने की तैयारी है जिसका दबा करके विरोध हो रहा है। इसी का विरोध करने के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स इस बिल पर अपनी आपत्ति व्यक्त करने के लिए आगे आए। 90 से ज्यादा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है जिसका नाम है डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय से कहा गया कि सर, आपने कुछ चुनिंदा साझेदारों के साथ बंद कमरे में इस पर चर्चा कर ली। डिजिटल मीडिया संगठनों और सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के साथ चर्चा नहीं हुई। ड्राफ्ट कॉपी पाने के लिए मंत्रालय को लेटर भी लिखा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में इन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को उनके यूजर बेस के आधार पर आप डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स में दर्शाने की बात कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स अपने कंटेंट के लिए सरकार से रजिस्टर कराने जरूरी हो जाएंगे और ऐसे में बिल के जरिए सरकार डिजिटली उन लोगों पर एक प्रकार की सेंसरशिप लगा देगी। बिल लागू होने पर सरकार की आलोचना नहीं की जा सकेगी। वहीं 2 टियर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम पर भी साझेदारों का विरोध था। बिल के ड्राफ्ट में डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है कि डेटा अपने पास ही रखना है। यूजर डेटा का एक्सेस सरकार के पास होने का एक प्रावधान जोड़ा गया है कि यूजर का जो डेटा है वो सरकार के पास होना चाहिए। ऐसे में स्टेक होल्डर्स का कहना है कि ये तो सारा की सारा निजता का उल्लंघन है। ऐसे में इसका दुरुपयोग भी संभव है कि डेटा जो भी है वो सारा सरकार को भी देकर चलिए। कुल मिलाकर के एक प्रकार से यह समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का जो रेगुलेशन है उसके खिलाफ लोग एकत्रित होने शुरू हुए और होकर के अपना विरोध इस डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, जिसके अंदर रवीश कुमार भी शामिल हैं, उन्होंने भी इसके अंदर चीजें शामिल होकर के इस बात को उठाने का प्रयास किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिजीपब करके जो न्यू इंडिया फाउंडेशन है, इन्होंने अपनी बात प्रॉपर तरीके से रखते हुए कहा कि भाई हमको इन सब चीजों पर आपत्ति है, सरकार से गुजारिश है कि हमको भी बुला लिया जाए, हमसे भी पूछ लिया जाए, अगर आपको रेगुलेशन करना ही है तो एक बार हमारी भी राय ले ली जाए, हमसे भी डिस्कशन कर लिया जाए। इस प्रकार से ये सारी बातें हुई, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि सरकार ने इस बात को अपने पास वापस ले लिया है और लेकर के
जो पेनल्टी वगैरह का प्रावधान था उस पर भविष्य में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन सरकार फिलहाल के लिए इस डिजिटल वाले बिल का ड्राफ्ट अपने पास लौटवा कर मांग चुकी है। संभवतया आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। अगर ऐसा होता है तो देश में जो स्वतंत्र पत्रकारिता या फिर कहिए कि जो न्यूज एनालिसिस या करंट अफेयर्स की जो चीजें चल रही हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, संभवतया इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और हां, यदि आप में से कोई भी साथी मेरा रिकॉर्डेड बैच देखना चाहता है तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर 1499 कीमत में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ चारों सब्जेक्ट्स हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। और तो और अपनी पाठशाला जो वेबसाइट है उस पर यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी और यूपी पुलिस के लिए भी टेस्ट सीरीज ओपन कर दी गई है, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आप अपने एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, पूरी तरह से आपके घर पर डिलीवर करने के लिए उपलब्ध हैं। जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाया गया कंटेंट है वो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए।